हेलो जय हिंद बच्चों, मैं हर्षवर्धन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए। आज की करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तैयार है आप सभी लोग? चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में किस कारण से आदिवासियों ने विरोध किया है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में आदिवासी जो वहां रह रहे हैं उन लोगों ने विरोध कर दिया है, प्रदर्शन कर दिया है और पूछ रहा है कि वो कारण क्या है। नए बाघिन के आगमन के कारण, जंगल के कटाई के कारण, सरकारी योजनाओं के कारण कि जल संकट के कारण। आइए देखते हैं किस कारण से विद्रोह हुआ है। ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पुनर्वास से पहले कई पीढ़ियों से रह रहे आदिवासियों का कहना है कि जंगल में पवित्र उपवनों और अपने सदियों पुराने रीति रिवाजों और देवताओं की पूजा जारी रखने को उनके अधिकारों को पहली बार नकार दिया गया है। पहला पॉइंट तो आप लोग लिखेंगे, ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? ओडिशा में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो मयूरभंज। ये भी लिख लीजिएगा, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, मयूरभंज, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। ठीक है, अब हुआ क्या है कि यहाँ के आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ आपका जो सिमलीपाल रिजर्व टाइगर रिजर्व है ये केवल आपको राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं है बल्कि यह एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, ये क्या है? एक टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ टाइगर्स को रखना चाह रहा है वन विभाग। ठीक है, अब वहाँ पे टाइगर रहेंगे तो वहाँ से लोगों को तो खाली करवाया जाएगा, तो इस कारण से वहाँ के जो आदिवासी समूह है उनके द्वारा विद्रोह किया जा रहा है। तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा के मयूरभंज में है। और क्यों खाली करवाया जा रहा है आप लोग समझ गए? नए बाघिन के आगमन के कारण, ड्यू टू अराइवल ऑफ न्यू टाइग्रेस। ठीक है, कुछ नए बाघिन को वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है जिस कारण से वहां के लोगों को हटाया जा रहा है। वो लोगों का कहना है कि हमारे जो अधिकार है वो हमसे छीने जा रहे हैं, उसको हमसे, आपको रीति रिवाजों से आपको हमको दूर किया जा रहा है, हम इसीलिए विद्रोह करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की। एग्जाम में पूछ सकता है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो याद रखिएगा उड़ीसा के मयूरभंज में है। जर्मनी का नया चांसलर कौन है? अगला प्रश्न, जर्मनी का नया चांसलर। ठीक है, ठीक है, हेडिंग डालिए, जर्मनी का नया चांसलर। जर्मनी के नए चांसलर आपके बने हैं, पहला पॉइंट लिखिएगा, फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज आपको जर्मनी के नए चांसलर बन चुके हैं। ठीक है, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी किस कॉन्टिनेंट में है? तो यूरोप में है। ठीक है, इसको भी लिखिएगा, जर्मनी किस कॉन्टिनेंट में है? तो यूरोप में है। इसका कैपिटल क्या है? जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, इसको भी लिखिएगा। जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन है। तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए तीन प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, तीन चीज। एक तो जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज बने हैं, इसको लिखिए। दूसरी बात, जर्मनी आपको यूरोप का एक कंट्री है और जर्मनी की कैपिटल आपको बर्लिन है। ठीक है, जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। वनडे में सबसे तेज 14,000 रन तक कौन पहुंचा? वनडे में सबसे तेज 14,000 रन। हेडिंग डालिए, वनडे में सबसे तेज 14,000 रन। तो ये कारनामा करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। लिखिएगा, विराट कोहली। अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी मैच में भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, जिस मैच में विराट कोहली ने ये उपलब्धि हासिल की है, सबसे तेज 14,000 रन पूरे किए हैं। ठीक है, नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे सचिन पाजी। ठीक है, सचिन तेंदुलकर आपके नंबर 2 पे है, सचिन तेंदुलकर आपके नंबर 2 पे है। ठीक है, याद रखिएगा। विराट कोहली ने सचिन के शतक का रिकॉर्ड भी तोड़ा हुआ है, आप लोगों को पता होगा। कितने शतक है विराट कोहली के? तो 51 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 51। विराट कोहली के 51 शतक हो चुके हैं। तो आपको 14,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए। सेकंड पे आपके सचिन तेंदुलकर है, थर्ड पे आपके श्रीलंका के खिलाड़ी कुमार संगकारा है। ठीक है,
कुमार संगकारा श्रीलंका के खिलाड़ी है जो तीसरे स्थान पे है। 2 में आपको भारत के खिलाड़ी है, प्रथम पे विराट कोहली और सेकंड पे सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट। और विराट कोहली के शतक कितने हैं? तो सचिन तेंदुलकर के ओडीआई में 49 शतक थे, विराट कोहली ने इस चीज को ब्रेक करके 51 शतक अपने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरस आजीविका मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ? सरस आजीविका मेला 2025, हेडिंग डालिएंगे, सरस आजीविका मेला 2025, सरस आजीविका मेला 2025 आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन लिखिएगा नोएडा में हुआ है। कहाँ हुआ है? नोएडा में हुआ है। ठीक है, नोएडा में आयोजन कहाँ हुआ है? तो नोएडा में हुआ है। ठीक है, आयोजन नोएडा में हुआ है। दूसरा चीज लिखेंगे इसमें, उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य लिखिएगा ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों को उनकी आजीविका और समावेशी विकास को, मतलब जो ग्रामीण शिल्पकार है, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिल्पकार है, कारीगर है, वो अपने सामान को लाके, देखते हो यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का स्टॉल है, ये हिमाचल प्रदेश, मतलब जो भी आपको ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, जो अपना कुछ बनाते हैं, चाहे वो कपड़ों से बनाए, चाहे वो वहाँ का कल्चरल कोई चीज हो जो बनाते हो, उनको प्रमोट करना, उनको बेचने के लिए वो क्या करते हैं? सरस मेला में आते हैं। ठीक है, सरस मेला में इसी तरह से वो अपना स्टॉल लगाते हैं। तो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि क्यों आपको सरस मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कौन सा संस्करण है? तो तीसरा पॉइंट लिखिएगा 5वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। और किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और इसकी 5वीं चीज लिखनी है, इसकी थीम। तो ये 5 पॉइंट लिखने हैं इसमें, सरस मेला में आपको 5 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट है कि इसका आयोजन नोएडा में हुआ। ठीक है, उद्देश्य छोड़ो, उद्देश्य की कोई जरूरत नहीं, बस जान लो कि क्यों इसका आयोजन किया जाता है। तीसरी चीज लिखनी है कि कौन सा संस्करण था, तो ये इसका 5वां संस्करण था। चौथी चीज लिखनी है कि इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। और 5वीं चीज इसकी थीम लिखनी है, और थीम है लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास। लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास, बोर्ड पे दिख रहा होगा, लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास इस साल की थीम है। तो ये 5 चीज आपको याद करने हैं। हो गया सरस मेला के नीचे आप ऐसे 5 पॉइंट बनाओ और 5 पॉइंट लिख दो। स्थान नोएडा, संस्करण 5वां, आयोजित किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय, और थीम लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI लॉन्च किया है? तो हेडिंग डालिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, लॉन्च बाय डेनमार्क। किसके द्वारा? डेनमार्क, डेनमार्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर? क्यों लॉन्च किया गया है? तो जो कार्बन तटस्थता होता है, ठीक है, कार्बन तटस्थता होती है, ठीक है, कार्बन को, जैसे बहुत सारे कंट्रीज क्या करते हैं, कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हैं, और सभी का एक ही उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना। तो उसी चीज के लिए आपको साझा प्रतिबद्धता को तेज करने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया आपको पहल की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। ठीक है, डेनमार्क और भारत मिलकर इस पहल को आपको चलाएगा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को, क्योंकि डेनमार्क इस सब मामले में बहुत अच्छा कंट्री है। ठीक है, डेनमार्क इस सब मामले में, कार्बन उत्सर्जन सबके मामले में बहुत अच्छा कंट्री है। वहां आपको पॉल्यूशन ना के बराबर है। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग ना के बराबर है। तो इस चीजों के लिए भारत किससे सहायता ले रहा है? तो डेनमार्क से सहायता ले रहा है। और ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। ठीक है, डेनमार्क है कहाँ? तो डेनमार्क आपको यूरोप में है। ठीक है, डेनमार्क आपको यूरोप में है, इसको लिख लीजिएगा। जो ग्रीनलैंड आइलैंड देखते हो ना, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड किसके अंडर में है? तो तीसरा पॉइंट लिखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड किसके अंडर में है? तो ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का कब्जा है। ठीक है, ग्रीनलैंड किसका आइलैंड है? तो ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का आपको कब्जा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर में है। और चौथी चीज लिख लीजिएगा, डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन।
तो 4 चीजें हो गई। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डेनमार्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। डेनमार्क आपको यूरोप में एक कंट्री है, ठीक है। ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है वो डेनमार्क के अंडर में है, और डेनमार्क का कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रकृति 2025 पहल, पहल लिख लीजिए, हेडिंग डालिए प्रकृति 2025। प्रकृति 2025, इसका आंसर टिक किया हम लोगों ने? नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। प्रकृति 2025 पहल, हेडिंग डालेंगे। किस चीज से संबंधित है प्रकृति 2025 पहल? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई द्वारा आयोजित कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति, कार्बन बाजार रुझान चुनौती भविष्य के रास्तों पर गहन चर्चा के लिए एक प्रमुख मंच है। मतलब ये आपको कार्बन, जो आपको कार्बन तटस्थता से संबंधित है ना, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस चीज को कम करने के लिए प्रकृति पहल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बीईई। तो पहला चीज लिखिएगा, लॉन्च्ड बाय बीईई, ठीक है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। इसकी स्थापना कब होती है बीई की? तो स्थापना लिखिएगा 2002। स्थापना कब होती है? 2002। किसके अंडर में काम करता है? तो ऊर्जा मंत्रालय के अंदर में, ठीक है। ऊर्जा मंत्रालय के अंदर में, इसको भी लिखिएगा, ऊर्जा मंत्रालय के अंदर में ये काम करता है। ऊर्जा मंत्रालय। स्थापना कब होती है? 2002 में इसकी स्थापना होती है। और प्रकृति जो लॉन्च किया गया है, प्रकृति योजना, वो आपको कार्बन जो ट्रेड हो रहा है ना, कार्बन मार्केट बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये, ठीक है। प्रकृति वैश्विक कार्बन बाजार के रुझान चुनौती और भविष्य के रास्तों पर गहन चर्चा के लिए एक मंच है, ठीक है। जो कार्बन उत्सर्जन जो अलग अलग देशों के द्वारा किया जा रहा है उसको कैसे कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे बैलेंस करना है, कैसे कम करना है, इन चीजों पर डिबेट होते हैं, चर्चाएं होती है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कार्बन बाजार समाधान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन बाजार समाधान प्रकृति 2025 जो पहल है उसका जो उद्देश्य क्या है? तो कार्बन बाजार समाधान से ये संबंधित है। हाल ही में बिस्लेरी और एएसआई ने किस उद्देश्य के लिए साझेदारी की है? साझेदारी किसके किसके बीच हुई है? बिस्लेरी जो आप पानी पीते हो, और एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो पहली चीज इसमें लिखो एएसआई का फुल फॉर्म, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म लिखो इसका, फुल फॉर्म आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बिस्लेरी और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस चीज पे साझेदारी की है? तो एडॉप्ट अ हेरिटेज। पहल का नाम क्या है? एडॉप्ट द हेरिटेज। इसमें ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को आपको वो चुना गया है और उनके जल निकायों को संरक्षण करना है और बढ़ावा देना है। बिस्लेरी और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐतिहासिक स्थलों को मार्क करेगा, ठीक है, और वहां पे जल संरक्षण को बढ़ावा देगा। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यही है, ठीक है। एएसआई का फुल फॉर्म ये हो गया। उस योजना का नाम क्या है? अडॉप्ट अ हेरिटेज। दूसरा एडॉप्ट अ हेरिटेज, योजना का नाम लिखिए, योजना का नाम भी पूछ सकता है, एडॉप्ट अ हेरिटेज, ठीक है, हेरिटेज 2.0। एडॉप्ट अ हेरिटेज योजना के तहत आपको बिस्लेरी और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, और एग्रीमेंट में क्या कहा है कि जितने भी आपको हेरिटेज साइट्स है, ठीक है, वहां पे जल संरक्षण को बढ़ावा देना है, सुधार करना है, ठीक है। इसके लिए दोनों ने आपको क्या किया है? आपको एग्रीमेंट पर साइन किया है, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में एक चीज लिखिएगा, यह संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय के अंदर, संस्कृति मंत्रालय के आपको अंदर आता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो 3 चीज आप लोग लिखिए। चौथी चीज आप लोगों को पता ही है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विरासत जल निकायों को पुनर्जीवित करना, ठीक है। विरासत जितने भी आपको हेरिटेज साइट्स है वहां की जो जल निकाय है, ठीक है, जैसे कि आप राजगीर जाओगे, ठीक है, तो वहां गर्म कुंड है, ठीक है। बहुत सारे आप उधर मुंगेर साइड जाओगे तो गर्म कुंड आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपको आर्कोलॉजिकल साइट्स है, ठीक है, आर्कोलॉजिकल साइट्स है। ये सब जितने भी आपको ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, राजगीर का जितना भी आप बहुत सारे स्थल घूमने वाले हैं, तो उन चीज़ों में आपको जितने भी जल निकाय है वहाँ पर समस्या नहीं आनी चाहिए। इसी के लिए
आपको ASI और बिस्लेरी मिलकर क्या किया है, एग्रीमेंट किया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। हाल ही में नेशनल साइंस डे का थीम 28 फरवरी को मनाते हैं। पहला डेट लिखिएगा, नेशनल साइंस डे। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, हेडिंग डालिए नेशनल साइंस डे। कब मनाते हैं? 28 फेब को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट के बारे में खोज किया गया था। रमन इफेक्ट के बारे में सीवी रमन के द्वारा खोज किया गया था। इसी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइंस डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? तीसरी चीज लिखना है आपको, इसकी थीम। यही 3 चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला तो कब मनाते हैं, तो 28 फरवरी। क्यों मनाते हैं, तो रमन इफेक्ट के लिए। कौन थे खोज करता है रमन इफेक्ट के? सीवी रमन। यहां लिख लेना रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट। ठीक है, रमन इफेक्ट, सीवी रमन। ठीक है, और थीम क्या है, तो थीम है विज्ञान और नवाचार में युवाओं को सशक्त बनाना। विज्ञान और नवाचार में युवाओं को सशक्त बनाना इस बार की थीम है। विज्ञान और नवाचार में युवाओं को सशक्त बनाना। द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विज्ञान और नवाचार में युवाओं को सशक्त बनाना। तो इस बार की विज्ञान दिवस की थीम है, 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए यहीं पे अपना टॉपिक खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए क्लास के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।